अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहसिन मिगाना अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। आज मैं अपना एक मज़मून जो किसी ज़माने में बहुत मशहूर हुआ था, गो कि वो 1999 को लिखा हुआ था, वैगने उसका उन्वान था, और मेरी जो किताब है अटकेलियाँ जो जहांगीर बुक डिपो ने शाये की थी सन 2000 में, उसमें शामिल है। तो पेश खिदमत है मज़मून वैगने। अल्लाह ताला ने हमें कई ऐसी नेमतों से नवाज रखा है जो अंग्रेज़ों के नसीब में कहाँ। इनमें सरफ़हरिस्त वैगने हैं। अगर उन्हें ये नसीब हो भी जाएं तो इंसानों से लदी फदी बारौनक वैगने कहाँ देखने को मिलेंगी। हमारे माशरे में लोग किस कदर घुल मिल कर रहते हैं और अपने दरमियान किसी फासले और तकल्लुफ़ को रवा नहीं रखते, उसकी वाज़ेह मिसाल वैगनों में नज़र आती है। लोग इतने मिलनसार हैं कि एक दूसरे को अपनी झोली में बिठाने तक से गुरेज नहीं करते। इतनी मोहब्बत भला मगरबी अक़वाम को कहाँ नसीब। शहर या गांव में छोटे रूट्स पर चलने वाली वैगनें सर ता पा मोहब्बत से लदी फंदी होती है। सामीन, वैगन में सफ़र करना एक फ़न है जिसमें हर कोई ताक नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में किसी और कौम को इस फ़न में इतनी महारत हासिल नहीं जितनी हमें है। वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें बचपन ही से वैगनी सफ़र की तरबियत दी जाती है और जवान होने तक हम इस फ़न पर पूरी तरह अबूर हासिल कर चुके होते हैं। बचपन में ये सफ़र तो आसान होता है कि ना कोई कंडक्टर बच्चों को बगल से पकड़कर वैगन में बिठाते हुए झिझकता है और ना कोई मुसाफिर गोद लेने से। बच्चे का ये वैगनी सफ़र का मज़ा दो आच्छा हो जाता है क्योंकि वो गोदी या दामनी सफ़र करता है। खुशकिस्मती से बच्चों के लिए ये तखसीस नहीं होती कि गोद या दामन किसी मर्द का है या औरत का। ताहम बच्चा जब बड़ा होने को आता है तो उसे इस मोहब्बत से गोद में नहीं लिया जाता जितना कि छोटी उम्र में मुमकिन था। ख़वातीन तो खैर जल्द ही महसूस कर लेती हैं कि ये बच्चा अब गोद में बैठ सकता है या नहीं। ज़रा बड़ा बच्चा जानबूझकर गोद में बैठना चाहता है, मगर ख़वातीन उसकी नीयत भांपते हुए तामुल से काम लेती हैं। रॉबर्ट बेंकले का कहना है कि अमेरिका में सफ़र करने वालों की दो क्लासेस होती हैं, एक फ़र्स्ट क्लास और दूसरी बच्चों के साथ। यूँ लगता है जैसे उसे बच्चों के साथ सफ़र करने का बहुत तलख तजर्बा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो यही हो सकती है कि शायद बच्चों की उम्र बहुत कम हो और उन्होंने उसकी गोद भिगो दी हो, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को अपने स्फिंक्टर पे कंट्रोल नहीं होता। वैसे बच्चे सरेआम दूध पीने से लेकर गाड़ी रोक देने तक का यकदम मुतालबा कर सकते हैं। वो अगर बिलावजह भी रोना शुरू कर दें तो उन्हें भला कौन रोक और टोक सकता है। तब हमारे वैगनी सफ़र में तो उनके सांस घुटकर ही मर जाने का अंदेशा होता है। फिर रश में बच्चा गोद से फिसल जाए तो उसे मुकम्मल सलामत वापस तलाश करना खासा मुश्किल काम है। वैगनी सफ़र की हमारे नज़दीक कम अज़ कम दो किस्में तो हैं। पहली किस्म वो दो शहरों के दरमियान और दूसरी एक ही शहर के दरमियान म्यान में रखी तलवार की तरह। सफ़र अव्वल ज़रा सा सहल होता है, जबकि लंबे सफ़र में किसी को गोद में बिठाना, कुबड़ा खड़ा करना और बोझ सहना ज़रा मुश्किल काम है। इसलिए कंडक्टर ऐसी मज़मूम हरकत से परहेज़ करता है जो कि शहरी सफ़र में लाज़िम व मलज़ूम करार दी जा चुकी हैं, बल्कि ख़ुद साख्ता शहरी वैगनी कानून का हिस्सा समझी जाती हैं। इंटरसिटी
یعنی بین الشہری ویگنی سفر میں آگے والی نشستیں جو کہ ڈرائیور کے نشست کے پہلو میں ہوتی ہیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، بلکہ ویگنی مسافروں کے لیے سٹیٹس سمبل کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں سالم ٹانگا کروانے والے کی بڑی ٹور ہوتی تھی، یا پھر آج کل کار کے مسافر افسر نظر آنے کے لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور ڈرائیور کے ساتھ والی خالی رکھتے ہیں۔ بین الشہری جو ویگنی پرواز ہے اس میں آگے کی یہ نشستیں بڑی سفارش سے ملتی ہیں، تاہم اگر آپ کو خاتون ہونے کا شرف حاصل ہو اور خوبصورت ہونے پر فخر ہو تو کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اگلی نشستوں میں بھی 2 سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، گو کہ پیدائشی طور پر گنجائش ایک ہی ہوتی ہے۔ ایسے میں جو مسافر ڈرائیور اور بائیں والی سواری کے درمیان میں پھنستا ہے اسے جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نشست آرام دہ نہیں اور نیچے سے خاصی سخت ہے۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اصل میں یہ سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ شہر کی اندرونی ویگنی پرواز جو ہے اس میں بھی ان ڈرائیوری سیٹوں ڈرائیور کے قرب کی نسبت سے ہم کہہ رہے ہیں کا میرٹ خاصا بلند ہوتا ہے۔ یہ کس خوش نصیب کے ہاتھ لگتی ہے اس کا فیصلہ ڈرائیور کے حسن انتخاب کا مرہون منت ہوتا ہے۔ عموماً یہاں کوئی خوش نصیبہ ہی بیٹھتی ہے، بلکہ عموماً 2 خوش نصیبائیں اس پر بٹھائی جاتی ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، ابھی تو مقابلہ حسن ان 2 حسیناؤں کے درمیان میں بھی ہونا ہے، جس کا بڑا منصف ڈرائیور ہوتا ہے اور چھوٹا منصف وہ چھوٹا ہوتا ہے جو کنڈکٹر کہلاتا ہے، جسے استاد کی پسند ناپسند کا علم ہوتا ہے۔ یوں ان 2 میں سے اول آنے والی حسینہ بڑے منصب یعنی کہ ڈرائیور کی بغلی نشست بلکہ ڈرائیور کی بغل میں جگہ پاتی ہے، اور دوسری کھڑکی والی نشست پر ڈرائیور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اور کنڈکٹر سمجھ جاتا ہے کہ کس کو کہاں بٹھانا مقصود ہے۔ سواریاں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ڈرائیور کے بار بار بریک لگانے کی وجہ اس کی محتاط ڈرائیونگ ہے، یا پھر وہ سامنے آ جانے والوں کا اس قدر خیال کرتا ہے کہ فوراً بریک لگا لیتا ہے کہ کوئی زخمی نہ ہو جائے یا کسی گاڑی سے ٹکر نہ ہو جائے، حالانکہ اس کی وجوہات کا علم ڈرائیور یا اس کے پہلو میں سفر کرنے والے بلکہ والی کو ہی ہوتا ہے۔ بار بار بریک لگانے کے خفیہ مقاصد میں سے اولین مقصد اپنا بایاں کندھا جو ہے اپنی بغلی مسافرہ سے ٹکرانے کا ہوتا ہے۔ وہ اس عمل میں یہ تاثر دیتا ہے کہ سامنے سے کوئی چیز آ رہی تھی اور وہ اسے حادثے سے بچانا چاہتا تھا، مگر کئی دفعہ سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بریکیں لگا لیتا ہے۔ تب وہ ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ شاید کوئی چیز گھر یا اڈے پر بھول آیا ہے یا وہ ٹائروں کی ہوا چیک کرنا چاہتا ہے۔ بار بار بریکیں لگانے کا دوسرا مقصد ذرا تکنیکی ہے۔ اس کے لیے آپ کو وہ مثال سامنے رکھنا ہوگی جب آپ بوری میں کافی ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں اور وہ بوری کے منہ کو آتی ہیں تو آپ بوری کو چھنکا کے اس میں پھینکی گئی چیزوں کو ہموار کرتے ہیں، پھر دائیں بائیں ہاتھ مار کر ہموار کرتے ہیں، ایک آدھ ہاتھ اوپر سے بھی مارنا پڑتا ہے۔ یوں پہلے سے ٹھونسی چیزیں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے میں سما کر جگہ بنا لیتی ہیں بلکہ کچھ مزید گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ بوری میں زیادہ چیزیں بھرنے کا یہی زرعی اصول سواریوں پہ آزمودہ نسخے کے طور پر آزمایا جاتا ہے۔ یوں وہ سواریاں جن کو دوسری سواریاں بیٹھنے کو مناسب جگہ نہیں دے رہی ہوتی وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ویگنی سواریوں کی سرکاری تعداد بھی مقرر کی گئی ہے، تاہم تعداد بلحاظ گنجائش سرکاری طور پر اس سے بمشکل آدھی ہوتی ہے جتنی گنجائش ویگن میں پیدا کر لی جاتی ہے۔ یہ گنجائش ویگن کی نسل کے مطابق قابل تغیر و تبدل ہوتی ہے۔ جب سے ویگنی سفر پاپولر ہوا ہے، ویگنی نسل میں بھی بھانت بھانت کی ویگنیں
नज़र आना शुरू हुई हैं। मसलन हाइएस, देसी वैगन, डाला, डाली या सुजुकी वैगन, मोटरसाइकिल रिक्शाई वैगन। अव्वल ज़िक्र का असली नाम ही राइज हो गया है, हाइस मुराद है। हालांकि यहाँ शरअ खानदगी इतनी नहीं है, ताहम जो नाम हम याद रखना चाहें उसमें खानदगी का कोई चक्कर नहीं होता। वैसे भी अब जापान वाले हमारी ऑटोमोबाइल की मार्केट पर इतना छाए हुए हैं कि लगता है हाइस, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, चीचू की मलियाँ या भाई फेरू के रहने वाले हैं। और वैगनों की हालत ज़ार देख कर लगता है कि इधर ही किसी छप्पड़ किनारे मैन्युफैक्चर हुई है। हाईएस्ट वैगन की सबसे बड़ी खूबी उसका आगे पीछे को भाग के बंद और खुल जाने वाला दरवाज़ा है। कंडक्टर जब इसे बाएं बगल में लेकर आधा धड़ बाहर निकालकर दूसरे हाथ से किराए के नोट गिनता हवा में फुर उड़ता है तो उसे यूं लगता है जैसे वो जन्नत में किसी उड़न खटोले की सैर कर रहा है। वो हस्ब ज़रूरत आधा या पूरा धड़ अंदर से बाहर करता रहता है। उसकी जुल्फ़ें अगर हों और हवा में लहराएं तो उससे इस अमल से बहुत लुत्फ़ महसूस करता है। अंदर और बाहर दोनों मौसमों को एंजॉय कर रहा होता है। अंदर सवारियों पे नज़र रखता है कि किस किस ने किराया अदा कर दिया है और कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, किसने कहाँ उतरना है। बैरूनी फ़ज़ा में और दूर की उसकी उकाबी नज़रें सवारियों का पीछा कर रही होती हैं। यूं ही कोई पैदल चलता नज़र आता है, उसे सवारी समझकर फ़ौरन दबोच लेता है, चाहे उसने उस रूट पे जाना हो या नहीं। यूं ये सवारियों को घेरने की तरबियत वो घर में मुर्गियाँ पचकार कर पकड़ने से हासिल करता है। गर्दन से दबोच कर वैगन में डालने की महारत उसने पुलिस को जलसों में लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर पुलिस वैगन में बिठाने के नज़ारे से मुतासर होकर सीख ली होती है। हाइस और दूसरी वैगनों में कंडक्टरी असूलों के मुताबिक सबसे पहले पिछली सीटों को पुर किया जाता है। अक्सर लोग तो स्कूल के ज़माने में पिछले बेंचों पर बैठने के आदी होते हैं, इसलिए क्लास समझकर झट से पीछे बैठ जाते हैं। जो पीछे रहने और बैठने पर मोतरज़ होते हैं उन्हें बज़ोरे बाजू पीछे धकेल दिया जाता है। ज़्यादा ज़ोरेवर हो तो फिर उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ बैठ जाए। अच्छा कंडक्टर जो है उसका इंतखाब करने में खासी महारत कामिल होता है। अच्छा कंडक्टर जो है वो सवारियों के इंतखाब करने में खासी महारत कामिल होता है। वो पतले सूखे सड़े जो शक्ल से ही दुखों के मारे लगते हैं मुसाफिरों को तरजीह देता है, क्योंकि एक तो उन्हें आसानी से अंदर धकेला जा सकता है, दूसरा ये जगह भी कम घेरते हैं। मोटी सवारी से तो कंडक्टर की जान जाती है। मोटे आलू को देखते ही वो वैगन थप्पड़ मार कर चलो उस्ताद जी कहकर आगे खिसक लेता है। उसे मालूम है कि मोटे ने किराया एक का देना है और जगह कम से कम 3 सवारियों की घेरनी है। फिर मोटी सवारी पे काबू पाना भी मुश्किल काम है। पतली सवारी जहाँ ज़्यादा ताबे फरमा होती है वहाँ उसमें ये वस्फ भी पाया जाता है कि बवक्त ज़रूरत वो वैगन के दरवाज़े की बजाय बजरिया शीशा खिड़की से ही लैंड कर जाती है। बल्कि ज़रा जल्दी हो तो एक शीशे से बैक वक्त 2 पतली सवारियाँ भी बासानी उतर सकती हैं। सानी और ज़िक्र देसी वैगन की वजह तस्मीया ये है कि उसमें इंजन किसी गैर मुल्की कंपनी का और बॉडी देसी होती है। देसी वैगन की साख से यूँ लगता है जैसे कह रही हूँ मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे खींचता कोई और है। हम लोग चाहते तो इस तरह की पूरी वैगन भी बाहर से बनवा सकते थे, मगर आखिर हमें अपने मुल्क से जो मोहब्बत है उसका इज़हार कब और कैसे होना है। वैसे भी ये गैर मुल्की हमारी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। यूँ देसी बॉडी में खसूसी तौर पर चौड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए यूँ लगता है कि आयल टैंकर पे गोल मटोल आयल का टैंक लदा है। देसी वैगन की बनावट की सबसे बड़ी खूबी ड्राइवर की पुश्त पर एक लंबी पतली सी अकबी नशिस्त है, जहाँ महज
6-7 सवारियाँ बआसानी फंस सकती हैं। बस उन्हें अपने अपने रुख ज़ेबा बाकी सवारियों की मुखालिफ सिमत करना होता है। सब के मुँह एक तरफ और उनके दूसरी तरफ। यूँ लगता है इस वैगन में बैठे ये मुखालिफ सिमत में जा रहे हों। अकबी नशिस्त चूँकि देसी ज़हन की इख्तरा है और गुंजाइश से बढ़कर ईजाद की गई है, इसलिए यहाँ पर बैठना जुएशीर लाने के मुतरादिफ है। ताहम सवारियों में ज़रा सा भी सलीका हो और कंडक्टर की दी गई हिदायत पे वे चूनो चुरा अमल करें तो ये अमल नहायत आसान हो जाता है। अकबी नशिस्त यानी कि पिछले वाली नशिस्त जो है, उसके मुसाफिर को महज इतना होता है कि अपने सामने वाली सीट पर बैठे मुसाफिरों की टांगों में टांगे ऐसे फंसाकर बैठना है कि एक टांग दूसरे की दोनों टांगों के दरमियान में से गुजरे। ऐसे में महसूस होने वाला इंसानी जिस्मानी लमस मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त, तकवा और भाईचारे को भी बढ़ाएगा और यूँ आमने सामने वाले मुसाफिर सुख चैन से सफ़र कर सकेंगे। ताहम दरवाज़े के ऐन करीब बैठने वाले मज़कूरा अकबी नशिस्ती मुसाफिरों को तो टांग फंसाने की ज़हमत भी नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो तो वहाँ इतनी तानासानी से बैठे होते हैं कि लगता है वैगन के तकरीबन बाहर ही बैठे हैं, बल्कि ज़रा सी ब्रेक लगने पर वो बग़ैर किसी कोशिश के वैगन से बाहर आ जाते हैं, चाहे उनकी मंजिल मकसूद अभी आई हो या ना आई हो। सामीन मोहतरम, रश के औकात में ख़ास तौर पर जब दफ्तर में आमद हो या रुखसत हो तो वैगनी सफ़र की रिवायात ज़रा सी तब्दील हो जाती हैं और इन बैठे हुए मुसाफिरों के अलावा दोहरे हुए मुसाफिरों को भी इंसानी हमदर्दी के तहत सवार करना पड़ता है। ये मुसाफिर अज़ल से दोहरे नहीं हुए होते, ना ही अबद तक दोहरे रहते हैं। ये ऐसे रबड़ के मुजस्मे होते हैं कि वैगन के अंदर दाखिल होते ही खुद ब खुद दोहरे होकर आधे खड़े हो जाते हैं। वैसे भी दोहरे होने की ये प्रैक्टिस उनकी खासे काम आती है। मसलन दफ्तर पहुंचकर अफसर के सामने दोहरा होने की तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं जानते और अगर उसे तकलीफ़ महसूस करें भी तो गाहक यानी साइल को दोहरा करवा के नफसानी खुशी पा लेते हैं। वापसी पे दोहरा होने की प्रैक्टिस घर में जाकर काम आती है और बीवी के सामने आसानी से दोहरे हो जाते हैं। जो लोग दोहरे होने की तकलीफ़ नहीं सह सकते, उन पर रहम खाकर सीट पर बैठी सवारी उन्हें गोद में बिठा लेती है, हालांकि वो आधी नहीं पूरी सवारी होती है। रश की सूरत में अगर जिस्म के किसी हिस्से में खुजली हो तो अमूमन जिस्म के उस हिस्से के करीबी शख्स से ज़बानी इस्तदा कर दी जाती है कि ज़रा फ़लाँ जगह खुजला देना। दोहरे हुए मुसाफिर से किराया वसूल करना भी एक आर्ट है और ऐसे मुसाफिर किसी भी करीबी जेब से किराया निकाल कर दे देते हैं। वैसे ये कोडा होने का अमल अवाम में ऐसी आदत बन जाता है कि हुक्मरानों की अवाम की खुदी को झुकाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इस वैगनी सफ़र में एक मसला कपड़ों की हालत दार का होता है। उनकी असली हालत बरकरार रखने का सोचने वाले यकीनन अहमकों की जन्नत में रहते हैं। घर से सफ़ेद शर्ट पहनकर निकलें तो वैगन से इखराज पर वो तजरीदी आर्ट का शाहकार लग रही होती है। ऐसे में लोग मैलखोरी शर्ट पहनकर आते हैं, यानी ऐसी शर्ट जिसका रंग इस कदर गहरा हो कि उस पर मैल चढ़े भी तो मालूम ना हो। ऐसी शर्टें हॉस्टल के तलबा में खासी मकबूल होती हैं, जो सदियों भी पहनी जाएं तो धुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये अलग बात है कि कोई नाजुक जिसे शामा रखने वाले इससे आने वाली नागवार महक का गिला कर दे।